नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। यास तूफान कमजोर हो गया है, लेकिन तूफान से तबाही के निशान अभी भी मौजूद हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने तूफान से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इन इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। राहत और बचाव की टीमें लोगों की मदद में जुटी हुई हैं। जरूरतमंदों तक राहत सामग्री जुटाई जा रही है, पहुंचाई जा रही है। उधर प्रशासन की टीम तूफान से हुई तबाही का आकलन भी कर रही है। ओडिशा में तूफान की वजह से करीब 128 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इन प्रभावित गांवों को अगले 7 दिनों तक राहत सामग्री देने का ऐलान किया है। तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हवाई सर्वेक्षण किया, आकलन किया कि कितना नुकसान हुआ है। लगभग 128 गांव इस तूफान के चलते बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। वहां के लिए एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा की गई है कि अगले 7 दिनों तक राहत सामग्री इन गांव वालों को दी जाएगी। तो ओडिशा में बर्बादी और तबाही लेकर ये यास तूफान आया। तूफान कितना खतरनाक था, तूफान की वजह से हवाओं की रफ्तार कैसी थी, इसे समझने के लिए आपको 25 तारीख का एक वीडियो हम दिखाते हैं। वीडियो पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना का है, जहां तूफान से पहले जोरदार बवंडर उठा। अचानक आए इस बवंडर ने करीब 40 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। बंद कीजिए खिड़की। ये माँ, एपी हमको बहुत डर लग रहा है। एपी, ये खुदा, ये हम आपको 25 मई की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस दिन ये यास तूफान का असर था पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। आप देख सकते हैं किस तरह से हवा जो है वो गोल गोल घूम रही है। वीडियो में जो आवाजें आ रही हैं महिलाओं की, डर लगते हैं कि बात वो कह रही हैं, और किसी को भी डर लगेगा। 40 घरों को अपनी चपेट में ले लिया इस बवंडर ने। फैंटास्टिक वे। और इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं बवंडर की रफ्तार का। ये देखिए कैसे एक हवा का पूरा चक्र बनकर तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जो चपेट में आ रहा है उसको अपने साथ उड़ाकर ले जा रहा है। तो तूफान से पहले आए बवंडर की ये तस्वीरें। लगभग 40 घरों को नुकसान पहुंचा इस बवंडर के चलते। पश्चिम बंगाल की तस्वीरें। और इस बवंडर से लगभग 40 घरों को नुकसान पहुंचा। ये तूफान से पहले का बवंडर है। जिस तरीके से बंगाल की खाड़ी में हवा का कम दबाव का क्षेत्र बना और उसके बाद ये तूफान आगे बढ़ा, उससे पहले बंगाल के 24 परगना में, ये नॉर्थ 24 परगना में इस तरह का बवंडर देखने को मिला। और प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का दौरा करेंगे। मोदी दोनों राज्यों में यास तूफान से हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी भुवनेश्वर पहुंचेंगे और एक समीक्षा बैठक करेंगे, और बैठक के बाद पीएम तूफान प्रभावित बालासोर, भद्रक और पूर्वी मिदनापुर का दौरा भी करेंगे। बड़ी खबर इसके बाद, और इसके बाद पश्चिम बंगाल में समीक्षा बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी कल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। यास तूफान ने जो तबाही और बर्बादी फैलाई है उसका जायजा लेंगे, समीक्षा बैठक भी करेंगे। भुवनेश्वर में सबसे पहले वो लैंड करेंगे और उसके बाद वहां पर समीक्षा बैठक, उसके बाद हवाई सर्वेक्षण, और बंगाल में भी समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद फिर हवाई सर्वेक्षण। तो पीएम मोदी कल पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। यास तूफान ने जिस तरीके से बर्बादी और तबाही मचाई है उसका आकलन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। अभी जब ताउते तूफान आया था, गुजरात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया था, राहत पैकेज का भी ऐलान किया था। अब कल का इंतजार पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोगों को कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे के बाद किसी राहत पैकेज का ऐलान करेंगे। बालासोर, भद्रक और पूर्वी मिदनापुर में स्थिति का जायजा लेंगे। तूफान से तबाही जो मची है उसका आकलन किया जाएगा। उड़ीसा और बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से पहले ताउते तूफान ने जिस तरीके की तबाही मचाई थी, उसके बाद गुजरात का हवाई सर्वेक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उसके बाद एक राहत पैकेज का भी ऐलान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। दिल्ली से उड़ान भरने के बाद भुवनेश्वर में लैंड करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद हवाई सर्वेक्षण।
उसके बाद बंगाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। विकास, अभी ताउते तूफान जब आया था तो तबाही का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात का हवाई सर्वेक्षण किया था, राहत पैकेज का भी ऐलान किया था। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोगों को भी इसी तरह के राहत पैकेज का इंतजार किया। बिल्कुल, देखिए आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तूफान से हुए नुकसान की समीक्षा की है, लेकिन ग्राउंड पर वो सर्वे करने कल सुबह जा रहे हैं। सबसे पहले भुवनेश्वर पहुंचेंगे और उसके बाद भद्रक, बालासोर होते हुए तमाम तटीय इलाकों का वो हवाई दौरा करेंगे, फिर मेदिनीपुर भी पहुंचेंगे और इस दौरान वो समीक्षा बैठकों में तमाम जो वहाँ के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे और उसके बाद हुए नुकसान का आकलन करने के बाद वह अधिकारियों की टीम मौजूद होगी, जो उसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए राहत पैकेज का ऐलान भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और बंगाल के दौरे पर रहेंगे। यास तूफान के बाद कैसे हैं ओडिशा के प्रभावित इलाकों का हाल, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने बात की ओडिशा के पर्यटन मंत्री ज्योति प्रकाश पाणिग्राही से। सुनिए क्या कुछ कहना है। उड़ीसा में साइक्लोन यास ने जो तबाही मचाई है उससे निपटने के लिए कैसे तैयार हो रहा है पूरा प्रशासन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ज्योति प्रकाश पाणिग्राही, टूरिज्म मिनिस्टर हैं। क्या क्या तैयारियां हैं इस बार इस इलाके में, पूरी बालेश्वर में? देखिए, हमारा बालेश्वर जिला बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है। इससे शुरू जो सिमुड़िया कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, बालेश्वर का एंट्री पॉइंट वो ख़त्म होता है भोगराई में। तो लैंडफॉल हुआ मेरा नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूंसी सोरो में। तो हमारा जो क्षतिग्रस्त हुआ इलाका, पहले बात ऑनरेबल सीएम कुछ डिक्लेरेशन किया है कल रात, जो लोगों को अभी 7 दिन तक रिलीफ मिलेगा। तो उसके बाद ऑनरेबल सीएम ये भी डिक्लेयर किए हैं पावर रेस्टोरेशन किया जाएगा 48 आवर्स में। जब यास साइक्लोन की बात होती है तो आपने काम भी ऐसा किया है जिसे एक मॉडल की तरह देखा जाता है कि उड़ीसा साइक्लोन को एक मॉडल की तरह हैंडल करने लगा है, कैसे देखते हैं उसे? देखिए, हम हर टाइम एक इम्प्रूवमेंट प्लान हमारा पास में होता है। जो जो फनी गया, बुलबुल गया, हुड गया, उड़ीसा में ये चलता रहता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट पे हमारा अप्रिसिएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड है। फ्यू टाइम्स यूनाइटेड नेशन से अप्रिसिएशन भी मिला। हम हर टाइम में एक प्लान इम्प्रोवाइज करते हैं। तो जो जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को वी पुट इन प्लेस। तो वो डिटेल एक हमारा जो टीम है भुवनेश्वर में, एसआरसी का जो टीम है, उन लोग पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं। जो आईएमडी का जो फोरकास्ट होता है ना, इवैक्यूएशन से स्टार्ट करके फिर लोगों को रिलीफ देने का काम, खाना देने का काम, उनको फिर पोस्ट साइक्लोन क्या क्या रेस्टोरेशन करना है। राज्य सरकार की ओर से हर संभव कोशिश की जा रही है इस समय पूरी स्थिति को सुधारने की। कैमरा पर्सन मान के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बालेश्वर, एबीपी न्यूज। और तूफान के बीच कोरोना मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती रही सरकार के लिए। ओडिशा सरकार का दावा है कि संकट की घड़ी में ऑक्सीजन की सप्लाई जारी रही। ये कैसे मुमकिन हुआ? एबीपी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने ओडिशा के राज्य ऊर्जा मंत्री दिव्य शंकर मिश्रा से की खास बातचीत। उड़ीसा में साइक्लोन यास के दौरान भी ऑक्सीजन की सप्लाई कहीं नहीं रुकी। आखिरकार क्या थी वो प्लानिंग और किन बातों का ध्यान रखा है सरकार ने जो इस तरह की बात को अचीव किया जा सका है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कैप्टन मिश्रा, एमओएस होम हैं, एनर्जी मिनिस्टर हैं। क्या किया सरकार ने कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी ही नहीं? हमें एक मार्गदर्शन हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से मिला कि जीवन अमूल्य है। देश के हर जनता के पास किस तरह ऑक्सीजन पहुँचे, इस दिशा में उड़ीसा सरकार ने काम किया। ऑक्सीजन प्लांट्स को बिना कोई तकलीफ बिजली पहुंचे तो डीजी सेट स्टैंड बाय टू स्टैंड बाय में रखा गया। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में दिया गया। पूरा प्लांट को किस तरह विंडो खिड़कियां को भी सील की गई स्कॉच कल टेप से। और जो हमारे अधिकारी हैं वहां काम कर रहे थे उनके पूरे ध्यान रखा गया। और हाईवे को पूरा क्लियर रखा गया, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। हमारा हाईवे पेट्रोल, ये ऑक्सीजन जो गाड़ियाँ हैं उनको सुरक्षा के से आगे बढ़ाए। तो जब तूफान चल रही थी तब भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन था, तूफान थमने के बाद भी ट्रांसपोर्टेशन चालू हो गया और आज भी निरंतर
ये चालू है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे ये बताइए कि ऑक्सीजन की सप्लाई किस तरह से बाकी राज्यों को भी लगातार जारी रही है? एयरपोर्ट के बंद होने के बावजूद किन बातों का ध्यान रखा गया है? देखिए, ये जो था करीबन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हमारे 4-5 इसी में हाईवे बंद किया गया था, तो पहले से ही जो भी स्टॉक था उसको आगे बढ़ाया गया प्रोडक्शन, ताकि दूसरे राज्यों को जो देना था वो पहुंचाया गया। पहले से ही लेके ऑक्सीजन फिल्ड ट्रक्स हाईवे के आगे रखा गया, वहीं से सीधा हमारे जो हाईवे पेट्रोल लेके उसको आगे बढ़े। एयरपोर्ट क्लोजर के टाइम में तो एयरपोर्ट से नहीं जा पाया, लेकिन जो जितने भी पहले से ही पोजीशनिंग करके स्ट्रैटेजिकली हाईवे पे रखा गया। तो ओडिशा और बंगाल में तूफान तबाही मचाने के बाद अपना असर बिहार में दिखा रहा है। कई इलाकों में बारिश हो रही है बिहार में। बिहार को इसे लेकर अलर्ट भी कर दिया गया है। गंगा घाट पर एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। हम आपको दिखाते हैं हमारी संवाददाता निधि श्री झा की एक रिपोर्ट। यास तूफान को लेकर बिहार में भी 30 मई तक अलर्ट जारी है। इस बीच आज शाम ज्यादा बारिश होने की संभावना पटना में जताई गई है। अलर्ट पर एनडीआरएफ की टीम है। मैं भद्रघाट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर किस तरीके का इंतजाम किया गया है, सबसे पहले आपको उन बोट्स की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जहाँ पर भद्रघाट के किनारे, दूसरे किनारे जो आप इन बोट्स को देख सकते हैं, इसमें एक बोट सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, एम्बुलेंस बोट, इसलिए ताकि अक्सर जो लोग बीमार होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में कोई इसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसलिए एक अलग बोट का भी इंतज़ाम जो है वो किया गया है। और गंगा नदी भी फिलहाल तूफान पर है। आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं, जाहिर सी बात है यास तूफान को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर यहाँ पर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। सुबह से लगातार बारिश हो रही है और गंगा के उस पार दरअसल दियारा क्षेत्र कहलाता है और ऐसे में दियारा क्षेत्र से लोग इस तरफ आते हैं तो उनको भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो। सामने पीपा पुल भी है और उसके दूसरी तरफ पटना का प्रसिद्ध गांधी सेतु है। इसके अलावा आपको बता दें कि एनडीआरएफ के जो कर्मी हैं वो लाइफ जैकेट पहनकर बोट पर मौजूद हैं। लगातार इन्हें अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इन्हें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और अलग अलग बोट्स के इंतजाम, हालांकि लोगों से अपील की गई है कि वो घाट किनारे नहीं पहुंचे। तेल के भाव में आग लगी हुई है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। राजस्थान के कई इलाकों में पेट्रोल पहले ही 100 रुपए के पार जा चुका है। अब महाराष्ट्र में भी 100 रुपए वाली कहानी शुरू हो गई है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार पहुंच गया है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 100 रुपए 4 पैसे हो गया है। डीजल की कीमत भी प्रति लीटर 91 रुपए 97 पैसे पहुंच गई है। मतलब ये कि कोरोना की मार के बीच पेट्रोल का भाव भी जनता को दर्द दे रहा है। मुंबई से रौनक कुकड़े ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। मई के बाद 14 बार कीमतों में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मैं इस वक्त देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई में मौजूद हूँ। मुंबई में पेट्रोल की कीमतों का हाल आपको बताना चाहेंगे। पावर का पेट्रोल जो है वो लगभग 103 रुपये 45 पैसे पर पहुंच गया है, जबकि सादे पेट्रोल की बात करें तो 99 रुपये 98 पैसे यानी करीबन 100 रुपये ये भी पहुंच चुका है। कुल मिलाकर अगर देखें तो लोग जो है इस बढ़ोतरी को किस तरह से देख रहे हैं, हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के वक्त में जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है, रोज कितना खर्चा हो जाता है, कितना बढ़ गया अभी? रोज 200 का जाता है पेट्रोल पहले, अब ये 100 रुपये होने की वजह से कितना बढ़ जाएगा खर्चा? बढ़ गया, ज़्यादा ही हो रहा है अभी तो। कि अब लोग भी सरकार से विनती करते हुए दिख रहे हैं कि थोड़ी राहत जो है मिलनी चाहिए। पहले ही लॉकडाउन की वजह से कई लोगों की नौकरियां चली गई है, पेमेंट कट हो गए हैं। ऐसे में अब पेट्रोल की कीमतें अगर इस तरह से आसमान छूती रही तो लोगों के लिए और मुश्किल जो है वो बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, मुंबई। और हम आपको बता दें कि मुंबई में कई ऐसे पेट्रोल पंप्स, महाराष्ट्र में ऐसे कई जगह हैं जहां पर ये पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। मुंबई और महाराष्ट्र के कई शहरों में सरकार की नई आईटी नीति से जुड़ी ये बड़ी खबर। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया को गाइडलाइंस को लागू करने के लिए, डिजिटल मीडिया की गाइडलाइंस को लागू करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया है। ये मुद्दा कल से सुर्खियों में रहे सोशल मीडिया से अलग है, तो 15 दिन में डिजिटल मीडिया के लिए गाइडलाइंस को लागू करने के लिए जो दिन है वो 15 दिन का वक्त और दिया है। तो 15 दिन में लागू करनी होंगी नई नीतियां डिजिटल मीडिया के लिए। 15 दिन का समय, और इस सोशल मीडिया के मुद्दे से ये अलग है।
और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वैक्सीन की कमी को लेकर देश की राजनीति गर्म है। आज इस मुद्दे पर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने सरकार की तरफ से जवाब दिया है। वीके पॉल का कहना है कि पूरी दुनिया में वैक्सीन की कमी है। देश में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने के लिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है। विदेशी वैक्सीन कंपनियों से भी बातचीत चल रही है। पूरी दुनिया में वैक्सीन की कमी, वीके पॉल नीति आयोग के सदस्य। देश में वैक्सीन सप्लाई बढ़ाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ये कह देना कि खत्म हो गया है तो हम तभी कह सकते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि जो हमें सप्लाई दिखाई दे रही है। लेकिन ये बात भी हमें लेके चलना चाहिए कि ये फेज ऐसा है कि जिसमें हमारा रैंप अप पहले से ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन और रैंपिंग अप जो हो रही है हैपनिंग बाय द फोर्टनाइट, एंड एज वी मूव फॉरवर्ड देयर विल बी a lot of more vaccine available in the total stockpile and for GOI, for state governments and also for the private sector. इसको मिलके साथ चलना चाहिए। इसमें कोई वो डिबेटिंग पॉइंट स्कोर करने की बात नहीं होनी चाहिए। उनको मालूम है कि कितना आ सकता है, अब खरीद रहे हो उतना ही तो हम दे सकते हैं अपने सिटीजन्स को। तो इसको ये लेके चलना होगा कि वैक्सीन का जो कवरेज है वो विद टाइम पूरा होगा। किसी भी देश ने वैक्सीनेशन का कवरेज जो है, छोटा एक कोई देश छोड़ दीजिए, आइलैंड नेशन है, छोटा सा देश है, किसी भी बड़े देश ने इसको 2 हफ्ते में 2 महीने में पूरा नहीं किया हुआ है। बड़े बड़े देशों की बात करें तो 6-8 महीने से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला हुआ है। और कितनी पॉपुलेशन कवर करी? अगर यूरोप के बड़े देशों की बात करें 24%, 25% यूरोप मेनलैंड की बात करते हैं। तो इट विल टेक सम टाइम, वी शुड बी रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ